अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेल एसएसटी जनरल जोन 4 का पेपर जो कि 9 जुलाई 2026 को इवनिंग के टाइम पे कंडक्ट किया गया था। क्योंकि पहले हमारे पास ओरिजिनल पेपर नहीं था, हमें जो कैंडिडेट्स ने हमारे साथ क्वेश्चंस शेयर किए थे उसकी एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। लेकिन अब चूंकि हमें जोन 4 का पेपर रिसीव हो चुका है तो उसके हिसाब से हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं क्वेश्चंस की, हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो इसके हिसाब से आप अपनी आंसर की देख के अपने स्कोर जो है वो आप एनालाइज कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि क्या था हमारे उस पेपर में। हमारे पास एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस की हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है the correct identify the correct passive form of they should finish the task today. They should finish the task today, इसका जो correct passive होगा वो होगा the task should be finished today. The task should be finished today. तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, the task should be finished today. Then question number 2 हमारे पास है final decision was dependent blank the recommendations of the investigative committee. तो जब भी डिपेंडेंट आता है तो डिपेंडेंट के साथ ऑन या अपॉन यूज होता है। तो यहाँ पे क्योंकि ऑन हमारे पास ऑप्शंस में नहीं है, अपॉन है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी द फाइनल डिसीजन वाज डिपेंडेंट अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कमिटी। देन क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन फॉर पोजीशन द गर्ल ब्लैंक फादर इज डॉक्टर इज माय फ्रेंड। तो यहाँ पे जो करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन आपका लगेगा वो लगेगा हुज। तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा द गर्ल हुज फादर इज अ डॉक्टर इज माय फ्रेंड। देन क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है अ फोर्स डज नॉट अफेक्ट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट या नन ऑफ दिस। तो अगर हम देखें कि स्पीड और डायरेक्शन ये दोनों फोर्स पे डिपेंड करती हैं। अगर तो हम फोर्स चेंज करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का तो वो स्पीड भी चेंज होगी उस ऑब्जेक्ट की और डायरेक्शन भी चेंज होगी, लेकिन मास उसका फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। तो अ फोर्स डज नॉट अफेक्ट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है पाकिस्तान ज्वाइंट आईएमएफ इन विच ईयर। तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ को ज्वाइन किया था 1950 में। तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है हु इज द ऑथर ऑफ अल बुरहान फी उलमुल कुरान। तो अल बुरहान फी उलमुल कुरान के जो ऑथर हैं वो हैं बदरुद्दीन अल जरकाशी। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन ए है अल जरकाशी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास पेडागोजी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ड्रिल एंड प्रैक्टिस इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन कंबाइंड विद। अब ड्रिल एंड प्रैक्टिस बेसिकली तब होती है जब आपके जो आपकी स्टूडेंट्स की लर्निंग हो जाती है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद उसकी जो कंटिन्यूअस जो उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वो ड्रिल एंड प्रैक्टिस में होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ड्रिल एंड प्रैक्टिस कब आपका ज्यादा इफेक्टिव होगा, जब ये कंबाइन हो जाएगी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंगफुल एप्लीकेशन के साथ। तो यहाँ पे सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और उसकी एप्लीकेशन को कंबाइन करोगे तब आपका ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। साखियाती तनकीद में किस चीज को अहमियत दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शेरियात, डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। ही ऑफर्ड अ वेरी टेसिट अप्रूवल। अब यहाँ पे टेसिट की मीनिंग पूछी गई है। टेसिट का मतलब ये है कि बिना बोले कुछ भी स्टेटमेंट दिए देने के बगैर किसी चीज को समझ जाना, किसी चीज को अप्लाई करना, इम्प्लाई करना विदाउट स्पीकिंग, तो उसको हम टेसिट कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, इम्प्लाइड बट अनस्पोकन, जिसको
बगैर किसी के कहने के आप इम्प्लाई किया जाए तो उसको टैसिट कहते हैं। देन नेक्स्ट इज ब्लैक एंड ब्लू। इसकी करेक्ट मीनिंग क्या है? तो ब्लैक एंड ब्लू बेसिकली एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि जब जैसे किसी को चोट लगती है तो चोट से नील पड़ जाना, ब्रूज्ड जिसको कहते हैं, बेडली ब्रूज्ड। तो ये आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट मींस ब्रूज्ड। देन क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, हिज विलिंगनेस टू हेल्प वाज स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब बताना है। स्पोरेडिक मींस जो फ्रीक्वेंट ना हो, जो रेगुलर ना हो, इरेगुलर हो, रैंडम हो, कभी कभी हो। तो उसकी जो हेल्प करने की विलिंगनेस थी वो इरेगुलर थी। तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, ओकेजनल एंड इरेगुलर। Then question number 12, a line segment joining any two points on the circumference of a circle is called. कोई भी लाइन सेगमेंट जो टू पॉइंट्स को सर्किल के सरकमफ्रेंस पे ज्वाइन करती हो उसको कॉर्ड कहते हैं। तो सी कॉर्ड आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे। देन क्वेश्चन नंबर 13, हिज एक्सप्लेनेशन वाज इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट मीन्स जो क्लियर ना हो, जिसमें कोई लॉजिक ना हो, जो समझने में मुश्किल हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे बी जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। Then next question number 14, the meaning of Arabic word सोम literally is। अरबिक में जो सोम का लफ्ज होता है इट मीन्स रोजा रखना, और इसकी जो लिटरल मीनिंग है वो होती है खुद को किसी चीज से रोकना, एब्सिटेंस टू रिफ्रेन। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, द प्लान सीम्स टेनेबल फॉर नाउ। तो यहाँ पे टेनेबल की मीनिंग पूछी गई है। टेनेबल मीन्स किसी को जस्टिफाई करने के जो लायक हो, जिसको किसी भी एविडेंस या किसी भी रीजन के थ्रू जिसको जस्टिफाई कर सकें, डिफेंस कर सकें, उसको टेनेबल कहते हैं। तो आपका जो ऑप्शन बी है, कैपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेंट, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सो बी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। Then question number 16, which of the following is the greatest rational number? इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर होगा? 15/8, 15/10, 15/12 या 15/7? अब या तो आप क्या करो, इन सबको कैलकुलेट करो। 15 को 8 से डिवाइड करके देखें, 15 को 10 से डिवाइड करके देखें, 12 से और 7 से। तो आपके जो भी डेसिमल में आंसर्स आएंगे उसमें से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लार्जर नंबर है। अगर तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहे तो एमसीक्यूज को सॉल्व करने की ट्रिक है कि यहाँ पे न्यूमरेटर सबके सेम है। तो अगर तो सबके न्यूमरेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर जो जिसका सबसे छोटा डिनोमिनेटर होगा, इट मींस वो वैल्यू आपकी बड़ी होगी, वो आपका बिगर फ्रैक्शन होगा, बिगर रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे 15/8 है, 15/10 है, 15/12 है, 15/7 है। सबका न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर छोटा किसका है, 7 का। तो 15/7 डी आपका जो ऑप्शन है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। देन अगर तो आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें पूछता है कि ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर कौन सा होगा, उसमें न्यूमरेटर की जगह पे अगर तो डिनोमिनेटर सबके सेम है तो फिर आपका जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा जिसका, वो फिर आपका लार्जेस्ट रेशनल नंबर हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, यू हैव टू आंसर ब्लैंक यूर मिस्टेक्स। तो जब भी इस तरह की स्टेटमेंट होती है तो आंसर के साथ हमेशा फॉर लगता है। यू हैव टू आंसर फॉर यूर मिस्टेक्स, तुम्हें अपने गलतियों का जवाब देना पड़ेगा। देन क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, चूज द आइडेंटिफाई द करेक्ट पास्ट सब्जंक्टिव यूजेज एक्सप्रेसिंग रिग्रेट। अब इनमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें करेक्ट पास्ट सब्जंक्टिव यूज किया गया है और जिसमें रिग्रेट को एक्सप्रेस किया गया है? तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा आपका वो हो जाएगा, इफ ओनली आई वर देयर। तो यहाँ पे जब भी ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है जिसमें पास्ट सब्जंक्टिव होता है तो आई के साथ हमेशा वर लगता है। इफ ओनली आई वर देयर, तो आपका बी जो है वो आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देन नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, ये किस नज़म का मिसरा है? तो ये अल्लामा इकबाल की लिखी हुई नज़म तराना मिली का मिसरा है। तो ऑप्शन बी आपका तराना मिली करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। देन क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द इंपेरेटिव सेंटेंस क्लोज द डोर। क्लोज द डोर इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसका पैसिव क्या हो जाएगा? इसका पैसिव होगा लेट द डोर बी क्लोज्ड। तो ऑप्शन ए जो है लेट द डोर बी क्लोज्ड, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, ब्लैंक ऑल द अवेलेबल एविडेंस द इन्वेस्टिगेटर अराइव्ड एट रेडिकली डिफरेंट कंक्लूजन। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एविडेंसेस को एग्जामाइन करने के बाद जो इन्वेस्टिगेटर है वो किसी नतीजे पे पहुंचे, तो इट मीन्स कि इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट जो वर्ड यूज होगा वो होगा हैविंग एग्जामिन्ड all the available evidence the investigator arrived at radically different conclusion। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास है 22, इफ eavesdrop is for detective then which of the following is the correct choice। eavesdrop और डिटेक्टिव सेम है, तो हम देखेंगे कि कौन से ऑप्शंस में हमारे पास सेम चीजें हैं। तो ऑप्शन सी में हमारे पास एक तो है अल्ट्रुस्टिक, दूसरा है अनसेल्फिश। अल्ट्रुस्टिक का मतलब होता है अनसेल्फिश, तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इंडोलेंट इंडोलेंट का हमें अपोजिट वर्ड बताना है। तो इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी, सुस्त, आइडल, जो काम को अवॉइड करता हो, जिससे कोई एफर्ट ना हो सकती हो। तो इसका जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा एक्टिव या एनर्जेटिक। तो यहाँ पे ऑप्शंस में जो सी है एनर्जेटिक, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 24, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं उसमें है एवरी सोल्जर एंड एवरी पर्सन। फर्स्ट में है वॉज इन देयर प्लेस, सेकंड में है वॉज इन हिज प्लेस, थर्ड में है वर इन देयर प्लेस, फोर्थ में है हैव बीन इन देयर प्लेस। तो अब यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे हमारे पास एवरी है, एक एवरी सोल्जर है, एक एवरी पर्सन है। तो यहाँ पे दो सिंगुलर नाउन्स को बेसिकली ज्वाइन किया गया है। तो यहाँ पे जब दो सिंगुलर नाउन्स को ऐसे ज्वाइन किया जाता है तो सब्जेक्ट को हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे एवरी सोल्जर एंड एवरी पर्सन, क्योंकि इनको हम सिंगुलर कंसिडर करेंगे, तो ये हो जाएगा वॉज इन हिज प्लेस। तो आपका बी जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, What term is used for the stoppage of menstrual cycle? जब वुमेन्स में menstrual cycle स्टॉप हो जाती है उसको मेनोपाज कहा जाता है। सो डी आपका करेक्ट आंसर होगा मेनोपाज। देन क्वेश्चन नंबर 26, which sentence correctly uses a colon to introduce a list? अब यहाँ पे कौन से सेंटेंस में जो है वो लिस्ट को सही से इंट्रोड्यूस किया गया है कॉलन को यूज करके? तो अगर हम सारे ऑप्शंस को देखें तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें है द बॉक्स कंटेंट द फॉलोइंग, देन आपका कॉलन है, देन पेंसिल्स पेन्स एंड मार्कर्स। जब भी किसी लिस्ट को हमें बताना होता है तो हम जो है वो इस तरीके से बताते हैं कि दिस कंटेन्स दिस, देन कॉलन, देन हम लिस्ट के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको कॉमा के थ्रू बताते हैं। तो यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। Then next is question number 27. The incident had an indelible effect on him. Indelible का मतलब बताना है। Indelible का मतलब है कि जो हमेशा रहने वाला हो, जो परमानेंट हो, जिसको इरेज ना किया जा सके, जिसको भूला ना जा सके। तो उस वाक्य का उस पे indelible इफेक्ट था, हमेशा रहने वाला इफेक्ट था। तो बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, अनफॉरगेटेबल या परमानेंट। देन क्वेश्चन नंबर 28, कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हमें डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, शी सेड इफ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर। तो यहाँ पे जो करेक्ट हमारा इनडायरेक्ट होगा वो हो जाएगा शी सेड दैट
If she were me, she would accept the offer. She said that if she were me, she would accept the offer. तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29। ईडियम दिया गया है स्टॉर्म इन अ टी कप मीन्स। स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब होता है किसी छोटी सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बना देना। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट होगा। अ लॉट ऑफ फस ओवर समथिंग ट्राइवियल। किसी मामूली सी बात पे, किसी छोटी सी बात पे बहुत बड़ा जो है वो हंगामा क्रिएट कर देना। देन क्वेश्चन नंबर 13। फनून किसकी इदारत में सबसे ज्यादा शाया हुआ। फनून जो मैगजीन था वो किसकी इदारत में सबसे ज्यादा शाया हुआ। वो अहमद नदीम कासमी की इदारत में सबसे ज्यादा शाया हुआ था। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज स्टेगनेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट मीनिंग बतानी है। तो स्टेगनेंट मीन्स वो चीज जो रुकी हुई हो, जो मोशन में ना हो, जो स्टिल हो, एक्टिव ना हो, इनएक्टिव हो। तो यहाँ पे ए आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इनएक्टिव। देन क्वेश्चन नंबर 32। विच सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इंट्रोड्यूसेस अ रिजल्ट क्लॉज। जैसे हम रिजल्ट बताते हैं किसी भी चीज का, तो उसके लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सा यूज होगा। सो देट, अल्था, आफ्टर या बिकॉज। तो सो देट का मतलब होता है जैसे कि सो देट रिजल्ट या किसी पर्पस के लिए यूज होता है। तो किसी भी रिजल्ट या कंक्लूजन के लिए सो देट यूज होता है। सो यहाँ पे ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33। सिलेक्ट द करेक्टली प्लेस्ड मॉडिफायर। इसमें इन सारे सेंटेंसेस में से मॉडिफायर कहाँ पे करेक्टली प्लेस किया गया है। ऑप्शन ए है हमारे पास द मैन वाज अरेस्टेड फॉर स्टीलिंग द कार विथ अ ब्लैक हेट। The man with a black hat was arrested for stealing the car. The man was arrested with a black hat for stealing the car. The man stealing the car was arrested with a black hat. अब अगर तो हम इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस का जो मतलब है बेसिकली ये है कि वो बंदा जिसके पास ब्लैक कलर की हेट थी वो कार चोरी करते हुए पकड़ा गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट हमारा सेंटेंस होगा वो हो जाएगा द मैन विथ अ ब्लैक हेट that was arrested for stealing the car। वो बंदा जिसके पास ब्लैक हेड थी वो बंदा अरेस्ट किया गया फॉर स्टीलिंग द कार। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा। देन क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास FATF स्टैंड्स फॉर। तो FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ए आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। इंशाया उर्दू अदब में किस सिन्फ से ताल्लुक रखता है। इंशाया मीन्स ऐसे राइटिंग। तो वो उर्दू अदब में बेसिकली नसरी सिन्फ से ताल्लुक रखता है। लेकिन आपके पास ऑप्शंस में है अफसानवी नसर या गैर अफसानवी नसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैर अफसानवी नसर। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। Then next is question number 36. How many parts does the Constitution of Pakistan contain? Constitution of Pakistan 1973 के टोटल 12 पार्ट्स हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन 37 हमारे पास है कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है शी सेड लेट अस गो टू द पार्क। शी सेड लेट अस गो टू द पार्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेसिकली वो हो जाएगा she suggested that we should go to the park। she suggested that we should go to the park। या इसके अलावा आपका ये भी हो सकता है कि she proposed that we should go to the park। तो यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Then question number 38। In which sentence is the optative mood used to express a blessing। इनमें से कौन से सेंटेंस में ऑप्टेटिव मोड यूज किया गया है ब्लेसिंग देने के लिए। तो ऑप्शन ए आपका है मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर। सेकंड है यू मस्ट लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर। तो मस्ट नहीं आएगा क्योंकि ऑप्टेटिव में आपको एक दुआ दी जाती है, विश होती है। यू विल लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर तो ये भी ऑप्टेटिव नहीं है। यू शेल लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर तो ये भी आपका ऑप्टेटिव नहीं है। ऑप्टेटिव आपका कौन सा है ए जिसमें दुआ दी गई है मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर। देन
क्वेश्चन नंबर 39, खुदा की बस्ती किस नावल निगार की तसनीफ है? तो खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का लिखा हुआ है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शौकत सिद्दीकी। देन क्वेश्चन नंबर 40, विच सिनेरियो बेस्ट रिप्रेजेंट्स इफेक्टिव यूज ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस? ड्रिल एंड प्रैक्टिस जो टीचिंग स्ट्रेटजी है उसका इफेक्टिव यूज कौन से सिनेरियो में होगा? अगर तो हम सारे ऑप्शंस को देखें तो जो हमारा ऑप्शन डी है, रीइंफोर्सिंग प्रीवियसली लर्नड स्किल थ्रू स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस, जो पहले से आपकी सीखी हुई स्किल हो उसको प्रैक्टिस के थ्रू रीइंफोर्स करना, ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस में आता है, तो यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Then question number 41, choose the sentence with correct hyphenation of a compound adjective before a noun. अब इनमें से कहाँ पे सही से हाइफन आपकी दी हुई है, मीन्स पंक्चुएशन बेसिकली पूछी गई है। तो अगर तो हम देखें कि जब लॉन्ग टर्म हम यूज करते हैं तो लॉन्ग के बाद हमेशा आपका हाइफन आता है। जैसे कि जब भी कंपाउंड ऑब्जेक्टिव जब भी नाउन से पहले आता है तो वो हाइफेनेटेड होता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, द डिसीजन वाज अ लॉन्ग हाइफन टर्म सॉल्यूशन। Then question number 42, the judge found his excuses completely spurious. जज को उसके एक्सक्यूजेस कंप्लीटली स्पूरियस लगे। स्पूरियस का मतलब होता है फेक, नकली, फॉल्स। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी, फॉल्स और फेक। देन क्वेश्चन नंबर 43, कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, शी सेड आई एम गोइंग टू लीव टुमारो। तो इसका जो करेक्ट इनडायरेक्ट होगा वो होगा शी सेड दैट शी, प्रेजेंट में था, आई एम गोइंग तो वो पास्ट में हो जाएगा, शी वाज गोइंग टू लीव, टुमारो हो जाएगा नेक्स्ट डे। शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू लीव द नेक्स्ट डे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Then next question number 44, choose the sentence in which prepositional phrase is used correctly. इन चारों सेंटेंसेस में से प्रीपोजिशनल फ्रेज कहाँ पे करेक्टली यूज किया गया है? तो प्रीपोजिशनल फ्रेज आपका कौन सा यूज किया गया है? इन व्यू। तो इन व्यू के साथ हमेशा ऑफ लगता है। आपके ऑप्शन ए में है इन व्यू ऑफ, ऑप्शन बी में है इन व्यू टू, देन है इन व्यू विथ, देन है इन व्यू एट। तो ये सारे गलत हैं, इन व्यू हमेशा ऑफ के साथ लगता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए है वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 45, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ डेंगलिंग पार्टिसिपल फ्रेज। अब अब अगर तो हम सारे ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन बी जो है, वाइल जॉगिंग आई गॉट कॉट इन द रेन, तो ये भी आपका करेक्ट है। द रेन स्टार्टेड वाइल आई वाज जॉगिंग, ये भी करेक्ट है। आई वाज जॉगिंग व्हेन द रेन स्टार्टेड, ये भी करेक्ट है। अगर हम ऑप्शन ए को देखें, व्हेन वाइल जॉगिंग द रेन स्टार्टेड, तो अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे रेन जॉगिंग कर रही थी, वाइल जॉगिंग दी रेन, तो ये बेसिकली आपका क्या है, एक डेंगलिंग मॉडिफायर है जो कि सही से आपके नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा। तो ऐसा लग रहा है कि रेन जो है वो जॉगिंग कर रही थी, तो यहाँ पे जो वाइल जॉगिंग दी रेन स्टार्टेड, इसमें आपका डेंगलिंग मॉडिफायर आ रहा है, तो ए आपका यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को कंफ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी, जिनके पास एग्जैक्ट क्वेश्चंस की स्टेटमेंट नहीं थी या जो अगले एसएसटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। अगर तो आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया तो वो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में रखी हुई है, उसमें हम टाइम टू टाइम अपडेट्स भेजते रहते हैं और तैयारी के लिए डिफरेंट मटेरियल भी हम लोग शेयर करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।